हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा आज क्लास 10th के लिए एक चैप्टर लेकर आई हूँ। शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर। तो आपको ये मैं बता दूं कि क्लास 10th कोर्स ए में पढ़ा रही हूँ। आप सभी को पता है कि कोर्स ए और बी दो सिलेबस चलते हैं, तो ये हमेशा मैं 9th से लेकर 10th तक आपको बताती हुई आई हूँ। इन दोनों में ही बुक्स भी अलग रहती हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 तो आप पढ़ रहे हैं कोर्स ए। लेकिन अगर आपके पास बुक है स्पर्श और संचयन, तो यानी कि स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2, तो उसका मतलब कि आपका सिलेबस है कोर्स बी। तो कोर्स बी भी हम बहुत जल्द ही शुरू करेंगे, लेकिन अभी हम कोर्स ए पढ़ा रहे हैं और इनकी पहली बुक हमने शुरू करी हुई है क्षितिज भाग 2। इसका काव्य खंड हमने खत्म कर दिया है, गद्य खंड भी ये लगभग हम आधा कर चुके हैं, यानी कि हम क्षितिज बुक के 10वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम 10वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। एक संस्मरण पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या होता है संस्मरण? गद्य साहित्य की एक विधा है संस्मरण, जिसमें जो भी लेखक या लेखिका होते हैं जो संस्मरण लिखते हैं, उनकी लाइफ में घटी कुछ घटनाओं को वो हमारे सामने रखते हैं, जो काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्होंने उनके व्यक्तित्व पर या उनके चरित्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा होता है। तो ऐसी ही आज एक जो संस्मरण हम पढ़ रहे हैं, ये लेखिका मनु भंडारी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। एक कहानी यह भी, देखिए यहाँ पर दिया है एक कहानी यह भी। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या? इसमें हम मनु भंडारी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। उनके पिताजी, उनके माताजी, उनकी बहन और खुद मनु भंडारी का व्यक्तित्व पर किन किन का प्रभाव ज़्यादा पड़ा, ख़ास तौर से उनकी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल जी का। और इसके अलावा उन्होंने खुद स्वतंत्रता संग्राम में किस तरीके से पार्ट लिया और भारत की आज़ादी को उन्होंने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, या क्या चीज़ें उनसे मिस हो गई, सभी कुछ इस कहानी यानी कि संस्मरण में पढ़ने वाले हैं। तो ये संस्मरण पढ़ें उससे भाई, वैसे तो ये संस्मरण हम मनु भंडारी जी के बारे में ही हैं, हम इसको पढ़ें उससे पहले हम उनका थोड़ा सा जीवन परिचय डालें, क्योंकि जो संस्मरण हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जन्म से लेकर या उनकी मृत्यु से संबंधित कोई भी बात नहीं मेंशन की गई है। तो जीवन परिचय में अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि भाई लेखक या लेखिका का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु क्या हुई, या खास तौर से उनके जीवन में क्या चीज़ें घटित हुई, उनके द्वारा लिखित बहुत सारी रचनाओं के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं लेखिका परिचय, वो है हमारी मनु भंडारी जी का। क्या है इनका जन्म सन 1931, तो ध्यान रखिए 1931। तो हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में। तो यानी कि ये उस दौरान उन्होंने जन्म लिया जब भारत पे स्वतंत्रता संग्राम बहुत ही तीव्र गति से ये था, मतलब चारों तरफ इसके लिए आंदोलन हो रहे थे। 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो अब आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इनकी इंटर तक की शिक्षा शहर में हुई। कहाँ हुई? शहर में। बाद में इन्होंने हिंदी से MA किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या चीज़ें हैं। इन्होंने कहाँ किया? इन्होंने MA किया हुआ है हिंदी से। इसके अलावा मिरांडा हाउस जो दिल्ली है कॉलेज, उसमें इन्होंने अध्यापन कार्य यानी कि एज अ एजुकेटर यानी कि टीचर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। और अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर हैं ये? अभी भी दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कार्य करती हैं। अब इनके कुछ प्रमुख कार्य देखिए अभी इनकी रचनाओं का दौर जारी है। कारण क्या है? क्योंकि अभी वो जीवित हैं तो वो लेखन कार्य कर ही रही हैं, तो इनके संग्रह में अभी बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ती जाएंगी। अब यहाँ पर बता रहे हैं इनका कहानी संग्रह जो रहा है, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। फिर उसके बाद है उपन्यास आपका बंटी और महाभोज। ये दो इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। फिर इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान मिला हुआ है, भारतीय भाषा परिषद का कोलकाता राजस्थान से संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान इत्यादि से इन्हें ये सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। और अभी हम कहेंगे कि पुरस्कारों में अभी और भी इजाफा हो सकता है,
क्योंकि अभी वो लेखन कार्य कर ही रही हैं, तो आगे बहुत सारे जो हैं इनको और भी पुरस्कार मिल सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना संस्मरण। अब ये पूरा पार्ट जो है इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आपको मैंने एक छोटा सा इंट्रो तो दे ही दिया है कि मनु भंडारी जी के जीवन का ही संस्मरण है। तो ये शुरू कर रही हैं अपने पिताजी के साथ में ये संस्मरण। देखिए क्या है, लेखिका बताती हैं उनका जन्म भले ही मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ हो, लेकिन लेखिका को अपने और अपने परिवार के बारे में जो भी याद है वह उनको उनके जन्म स्थान से नहीं बल्कि जहां वे रहती थी वहीं से उनको सब याद है। अब देखिए, कोई भी लेखक या लेखिका जब संस्मरण लिखता है तो जाहिर सी बात है वो अपने लाइफ में जो चीज़ें घटित हुई हैं उन्हीं के बारे में लिख रहा है। अब उसने जब लेखन कार्य किया तो यानी कि वो प्रौढ़ावस्था तक आ चुका है। तो बचपन हम लोग को अक्सर, जैसे अभी अगर हमसे बोला जाए कि आपको बचपन कहाँ से याद है, तो आई थिंक मुझे जो याद पड़ता है वो मेरे 7th 8th क्लास से मुझे अपना जो लाइफ है याद है। उससे पहले की चीज़ें मुझे बहुत धुंधली सी याद हैं, मैं शायद उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊँ, ठीक है। और बहुत अगर इनिशियल पे जाएं तो वो तो बिल्कुल याद ही नहीं रहेगा हम लोगों को। तो वही चीज़ें हैं कि जब लेखक या लेखिका लिखते हैं तो यहाँ पर लेखिका ने इस चीज़ को मेंशन किया है कि उनका जन्म भले मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है, लेकिन उन्हें उसकी यादें नहीं हैं। वो जब शहर आकर रहने लगी, क्योंकि भानपुरा गांव में हुआ था मध्य प्रदेश में, लेकिन उन्हें वहाँ की यादें इतनी नहीं है जितना ये बाहर एक शहर के मकान में जब रह रही हैं तब याद है। वो शहर कहाँ है, कौन सा है, ये भी अभी मेंशन होगा। जिस मकान में लेखिका बचपन में रहती थी वह 2 मंजिला मकान था। क्या था? डबल स्टोरी, आपका ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। उस मकान की ऊपरी मंजिल में लेखिका के पिता का साम्राज्य था, यानी कि नीचे माँ और क्या कहते हैं लेखिका, उनकी बहनें और भाई थे, लेकिन ऊपर का जो माला था यानी फर्स्ट फ्लोर था, वहाँ पर इनके पिताजी का साम्राज्य था, क्योंकि पिताजी भी खुद लेखन कार्य करते थे, अध्यापन कार्य भी करते थे, इसलिए वो पूरा फ्लोर उनके लिए रिजर्व रहता था। उनकी किताबें, वो सारी चीज़ें उनकी रहती थी। उनके पिताजी अपने कमरे में बहुत अधिक बेतरतीब ढंग से फैली हुई पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या कुछ सुनकर कुछ लेख या अनुलेख लिखते रहते थे। तो अब इन्होंने डिस्क्राइब कैसे किया है कि देखिए, वो भी लेखन कार्य में, अध्यापन कार्य में बिजी रहते थे, तो उनका जो फर्स्ट फ्लोर का जो पूरा कमरा था वो पूरी तरीके से बेतरतीब तरीके से कॉपी किताबों, पत्रिकाओं से जो है बिखरा रहता था। उन्हीं के बीच वो उलझे हुए या तो कुछ लिख रहे होते थे या कुछ सुनकर लिख रहे होते थे, कुछ ना कुछ वो लेखन या क्या कहते हैं इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कार्य किया करते थे। अपनी माँ के बारे में बताते हुए लेखिका कहती हैं कि उनकी माँ लेखिका और लेखिका के सभी भाई बहनों के साथ रहती थी। अब अपनी माँ के बारे में बताती, पिताजी के बारे में अभी वो आगे और भी बताएंगी जब उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना शुरू करेंगी। तो पिताजी किस तरीके से रहते थे ये बताया। माँ जो है वो ग्राउंड फ्लोर में लेखिका उनके भाई बहनों के साथ रहा करती थी। वह सवेरे से शाम तक लेखिका और लेखिका के परिवार की इच्छाओं और लेखिका के पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमेशा आतुर रहती थी। तो जैसे हम लोग की माँ होती हैं कि किस तरीके से, हाँ बेटा तुम्हें क्या चाहिए या कुछ चाहिए, माँ लेकिन अपने लिए भी समय निकालती हैं, अपनी मर्जी, अपनी चीज़ें के लिए भी वो टाइम निकालती है। लेकिन लेखिका की माँ इससे जस्ट विपरीत थी। कैसे? वो पूरा टाइम अपने बच्चों की जो मांगे होती थी उनको पूरा करने में या पिताजी जो आज्ञाएं दे दें उनको पूरा करने में वो पूरा समय निकाल देती थी। उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी अपनी मर्जी है या किसी चीज़ में उनकी राय है, वो इस तरीके से कोई भी चीज़ व्यक्त नहीं किया करती थी। तो मतलब पूरी तरीके से वो क्या था कि उनका पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इसी में बीतता कि बच्चे क्या चाहते हैं या पति क्या किस चीज़ की मांग कर रहा है, वो उन्हीं सारी चीज़ों को पूरा करने में पूरा दिन निकाल दिया करती थी। अजमेर से पहले उनके पिताजी इंदौर में थे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था ना कहाँ पर रह रहे हैं और पहले कहाँ रहा करते थे। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि लेखिका का जन्म भानपुर में हुआ था। भानपुर मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो मंदसौर जो है वो इंदौर से
दूर है, थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, दोनों ही मध्य प्रदेश में है। तो और इनके पिताजी पहले रहा करते थे कहाँ, इंदौर में। लेकिन प्रेजेंट टाइम जहाँ से लेखिका को याद है, जहाँ इन्होंने 2 मंजिला मकान की बात करी है, वो प्रेजेंट टाइम अजमेर में हैं। वो कहाँ पर रह रहे हैं, अजमेर में। अब इंदौर से वो अजमेर क्यों आए, इसका रीज़न भी लेखिका हमें यहाँ बताएंगी। इंदौर में थे जहाँ उनका बहुत अधिक सम्मान और इज्जत की जाती थी, उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, उनका बहुत नाम था। तो समझ में आया, अजमेर से पहले उनके पिताजी कहाँ रहते थे, इंदौर। तो पहले इंदौर में रहा करते थे, वहाँ उनका बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा थी, क्योंकि वो जो लेखन कार्य करते थे उसकी वजह से ये काफ़ी फेमस थे। और इसी वजह से सभी लोग, और मतलब इनके पास धन दौलत भी थी, अच्छा मतलब आर्थिक स्थिति भी काफ़ी स्टेबल थी, अच्छी थी, सभी लोग सम्मान करते। तो मतलब एक जो खुशहाल लाइफ होती है वो इनके पिताजी जी रहे थे इंदौर में। ठीक है, उनके पिताजी केवल शिक्षा के उपदेश ही नहीं देते थे। अब शिक्षा के उपदेश देने का मतलब क्या हुआ, अध्यापन कार्य ही नहीं करते थे, बल्कि उन दिनों वे 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया करते थे। तो सिर्फ ऐसे टीचर होते, जैसे हम, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या किसी स्कूल में जाकर पढ़ाऊँगी या ट्यूशन लूँगी, ठीक है। ये मतलब बेसिकली जो है वो होता है, कोचिंग्स में जाकर पढ़ाते हैं, ट्यूशन्स में पढ़ाते हैं, इस तरीके से टीचर्स काम करते हैं। लेकिन इनके पिताजी कुछ अलग तरीके से करते थे। वो 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखते थे, उन्हें पढ़ाते थे। तो मतलब उनका खाना पीना रहना सारा चीज़ें जो हैं वो इंदौर वाले इनके घर पर ही हुआ करती थी, पढ़ाया करते थे। और उन विद्यार्थियों में से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे पदों में पहुंचे। तो जिन विद्यार्थियों को ये अपने घर पर रखकर पढ़ाते थे वो आगे चल के बहुत ही ऊंचे पदों पर पहुंचे भी। लेखिका अपने पिताजी के 2 व्यक्तित्व हमें बताती हैं। कैसी? 2 पर्सनालिटी बताती हैं। अब किसी व्यक्ति के अंदर अगर 2 पर्सनालिटी हैं तो उसका रीज़न भी बहुत बड़ा ही होगा। वे कहती हैं कि एक ओर तो उनके पिताजी बेहद कोमल संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और स्वयं से को दूसरों से बढ़कर समझने वाले अर्थात घमंडी व्यक्तित्व थे। तो मतलब कहने का है यहाँ पर कि उनमें कोमलता भी थी, संवेदनशीलता भी थी। मतलब एक ऐसा जो होता है, जो व्यक्ति घमंडी होगा उसके अंदर संवेदनशीलता नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर मानता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दोनों ही जो व्यक्तित्व हैं ये अपने पिताजी के अंदर पाए, कोमलता भी पाई, संवेदनशीलता भी पाई, लेकिन साथ ही साथ उन्हें क्रोधी और घमंडी भी बताया। तो ऐसी पर्सनालिटी बहुत ही मतलब दुरूह होती है, जो हमें आसानी से मिलेगी नहीं कहीं। लेखिका के पिताजी को उनके काम में बहुत अधिक नुकसान हो गया था। इस आर्थिक झटके के कारण इंदौर से ये अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से विषय पर आधारित अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। चलिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पहले रहा करते थे इंदौर में, ठीक है। इंदौर से, अब जहाँ से हमारी लेखिका को याद है, वो अजमेर से हमें कहानी सुनाना बता रही हैं। अब इंदौर से अजमेर आने का रीज़न क्या था? जैसे मैंने बताया कि इंदौर में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, स्टेबल थे ये, साथ ही साथ इनका मान सम्मान भी था, सब कुछ था। लेकिन ये इंदौर से अजमेर आए क्यों? इसका रीज़न ये था कि भाई जब हम प्रतिष्ठित होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा समाज में सम्मान होता है, तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं और हमारा विश्वास जीतने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें हर कोई अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है कि उनको एक उनके अपने करीबी ने ही धोखा दिया, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनके पिताजी के व्यक्तित्व में बहुत चेंजेस आए। देखिए, जब तक उनके पास पैसे थे, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, मान सम्मान था, सब कुछ था, तो वो एक कोमल व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति, हंसमुख व्यक्तित्व थे। लेकिन जैसे ही अपने से उन्होंने विश्वासघात खाया, आर्थिक नुकसान हुआ और समाज में भी उन्होंने काफ़ी हद तक सम्मान अपना खो दिया, तो इससे उनके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। तो वो एक तरीके से शक्की हो गए, जो को अब किसी पर यकीन नहीं करते। भाई जब हमने अपनों पर यकीन किया, उन्होंने धोखा दिया, तो क्या हुआ उसके आगे फिर वो किसी पर इतना यकीन नहीं करते। उन्होंने वो यकीन करना छोड़ दिया। अब इसकी वजह से उनके अंदर क्रोधी होना,
वो उसके बाद उन्होंने अपने बलबूते पर भी इंदौर से अजमेर आए। वहाँ पर उन्होंने एक शब्दकोश तैयार करे थे, जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं। वो कहाँ से तैयार कर रहे थे? अंग्रेज़ी से हिंदी, यानी इंग्लिश से हिंदी की डिक्शनरी रेडी कर रहे थे, जो ये काम इंदौर में कर रहे थे, लेकिन अजमेर में आकर इन्होंने पूरा किया। अब जब ये शब्दकोश इन्होंने लिखा तो बहुत बड़ा काम होता है। एक डिक्शनरी तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो जब उन्होंने ये डिक्शनरी लिखी तो इसकी वजह से थोड़ा सा, एक कहते हैं ना, अपना सम्मान पाने की जो एक लालसा होती है, तो वो इन्हें सम्मान तो मिला, लेकिन आर्थिक रूप से इन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ इसको बनाने में। तो आपको समझ में आ गया कि इनके पिताजी के व्यक्तित्व में ये दो पर्सनालिटी क्यों जन्मी, क्योंकि इनके जीवन के दो पहलू रहे। एक इंदौर में जो बहुत खुशहाल था, सम्मानित था, इसलिए उनके अंदर कोमल संवेदनशीलता सब कुछ थी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिसको वो अपना बहुत समझते थे, उसके द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण वो क्या हो गए? क्रोधी हो गए, शंकालु हो गए, यानी कि लोगों पर शक करने लगे, और साथ ही साथ वो घमंडी भी हो गए। अब जब इन्होंने ये शब्दकोश यहाँ आकर अजमेर में पूरा किया, ये काम उन्होंने किया, तो उस समय अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। जब इन्होंने ये डिक्शनरी रेडी करी तो अपने आप में, भाई आगे चल के बहुत तरह की डिक्शनरी हुई। आजकल हम लोग देखिए स्कूल में भी हम डिक्शनरी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, सभी बच्चों के पास होनी चाहिए बैग्स में। तो ये जो डिक्शनरी है, जब इनके पिताजी ने लिखी थी, ये अपने आप में पहली थी। इससे पहले किसी ने इस तरह की डिक्शनरी रेडी नहीं करी थी। लेखिका बताती हैं कि इस शब्दकोश ने उनके पिताजी को नाम और सम्मान तो बहुत दिया, परंतु इससे उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। तो देखिए, मान सम्मान उनका पहले भी था, लेकिन आर्थिक नुकसान की वजह से इंदौर में भाई इनके इस मान सम्मान में हानि भी हुई थी। लेकिन जब इन्होंने ये शब्दकोश आकर अजमेर में रेडी किया तो मान सम्मान तो इनको मिल गया, लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पाई। ठीक है, वो उससे उनको इतनी अर्निंग नहीं हुई कि इनकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधरती। जितना मेहनत उन्होंने करी उतना वो उससे कमा नहीं पाए। धीरे धीरे लेखिका के पिताजी अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर अपने स्वभाव के सभी उपयोगी पहलू खोते गए। तो अब कहते हैं ना कि जब हम आर्थिक रूप से, भाई घर चलाना है, बच्चे हैं, बीबी हैं, ज़रूरतें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुधर नहीं रही थी। तो इनके स्वभाव में जो उपयोगी चीज़ें थी, यानी कि जो दूसरों को प्रेरित करती, ऐसी सारी चीज़ें खोती गई और इनका स्वभाव जो है काफ़ी हद तक नेगेटिव होता चला गया। लेखिका के पिताजी को हमेशा उन्नति के शिखर पर रहने की इच्छा थी, परंतु अपनी गिरती आर्थिक स्थिति के कारण और सफलता से असफलता की ओर खिसकने के कारण आए गुस्से को वो अपनी पत्नी और लेखिका अर्थात लेखिका की मां पर निकाला करते थे। अब क्या होता है ना कि जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो उसे ज़रा ज़रा चीज़ों पे गुस्सा आता है। अब वो गुस्सा जाहिर सी बात है वो किसी अपने करीबी पे ही निकालेगा। तो जो ये एक फैक्ट है कि हम जिसे जितना प्यार करते हैं हम सबसे ज़्यादा अपना गुस्सा उसी पर निकालते हैं। तो यही उनके साथ हुआ। भाई इंदौर में उन्होंने जब वो शब्दकोश रेडी किया तो उसे मान सम्मान तो मिला, लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड भी होने लगे। वो चिड़चिड़ापन, वो क्रोधीपन बढ़ता गया और ये सारा क्रोध कहाँ निकलता था? वो निकालते थे अपनी पत्नी यानी कि लेखिका के माँ पर। तो ये एक अपनेपन के तरीके से क्या होता था, वो अपने अक्सर ये देखते थे कि पिताजी द्वारा माँ को इतना ज़्यादा डांटा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, इतना गुस्सा कर रहे हैं, तो वो लेखिका को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता था। किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। लेखिका के पिता पहले सभी पर विश्वास करते थे, परंतु अपनों से धोखा खाने के बाद कभी कभी लेखिका के पिता कुछ बातों पर अपने ही परिवार के लोगों पर भी संदेह करने लग गए थे। तो होता है ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो पहले तो वो सब पर विश्वास करते थे, खुशमिजाज थे, लेकिन एक अपने के द्वारा किया गया विश्वासघात हमेशा के लिए एक शक्की व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बना दिया। वो शंका, हर किसी पर संदेह करते, हर किसी पे डाउट करते, किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे वो। तो ये व्यक्तित्व क्या एक नई चीज उनके अंदर उभरी थी जब से उनको आर्थिक नुकसान हुआ था। लेखिका अपने पिताजी के बारे में इसलिए बता रही हैं
ताकि वह ये समझा सके कि उनके पिताजी की ये कौन कौन सी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लेखिका के अंदर भी आई हैं। अब कहते हैं ना कि देखिए, हम बचपन से अपने माँ बाप की छत्रछाया में पलते बढ़ते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व पे हमारे माँ बाप का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत असर पड़ता है। तो अब उनमें देखिए, वो हमारी प्रेरणा का स्रोत भी होते हैं, हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, थोड़ी नहीं बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब कुछ चीज़ें स्वतः ही हमारे अंदर आ जाती है। तो लेखिका का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके ऊपर उनके पिताजी की छाप बहुत पड़ी थी, जिसमें एक तो उनका जो शंका करने वाला जो शक्की मिजाज था वो लेखिका के अंदर आया। वो अपने आप पे कभी विश्वास नहीं कर पाई, इसका भी अभी रीज़न आप आगे जानोगे। तो पिताजी का काफ़ी हद तक जो प्रभाव है वो लेखिका के ऊपर आया, इसीलिए उन्होंने पिताजी के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमको बताई हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा था और कैसा हो गया, और इसी का प्रभाव लेखिका के ऊपर भी पड़ा। लेखिका बताती हैं कि आज भी जब कोई उनका परिचय करवाते समय जब कुछ विशेषता लगाकर लेखिका की लेखक संबंधी महत्वपूर्ण सफलताओं का जिक्र करने लगता है, तो लेखिका झिझक और हिचकिचाहट से सिमट ही नहीं जाती बल्कि गढ़ने भी हो जाती हैं। अब कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है, उन्होंने अब प्रेजेंट समय में, यानी कि अभी भी वो जीवित हैं, अब उनकी जब लेखिका के लेखन कार्य की तारीफ करी जाती है, ठीक है, बोला जाता नहीं कि भाई आप लेखन कार्य बहुत अच्छा करती है, या आप कहानियाँ बहुत अच्छा लगती हैं, या आपके लेखन की शैली बहुत अच्छी है, शब्दों का चयन बहुत अच्छा है। अगर कोई इस तरह की कोई तारीफ उनके सामने करता है तो लेखिका जो है उस तारीफ को सही से एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वो कहीं ना कहीं हिचकती हैं। अब यहीं पर ये चीज़ इन्होंने बताई ना, देखिए अपनी इस बात को उन्होंने कितने अच्छे शब्दों में बयां किया है। क्या कह रही हैं कि लगाकर लेखिका महत्वपूर्ण सफलताओं का जिक्र करने लगता है तो लेखिका झिझक और हिचकिचाहट से सिमट ही नहीं जाती बल्कि गढ़ने को हो जाती है। तो मतलब एक पॉजिटिव वे से वो अपनी जो तारीफ है, जो अपनी प्रशंसा है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, ऐसा शायद जो कह रहे हैं वो कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला ना कि वो झिझक जाती हैं, हिचकिचाहट हो जाती है, जैसे लगता है कि धरती फटे और वो उसी में गड़ जाएं या समा जाएं, इस तरह की कंडीशन होती है। तो मतलब जो कुछ हो रहा है उस प्रेजेंट चीज़ को वो ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती, जैसा उनके पिताजी के साथ हुआ। क्योंकि पिताजी जब तक इंदौर में थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन धोखा होने के बाद जब वो अजमेर आए तो वो उस प्रेजेंट सिनेरियो को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उनके अंदर वो क्रोधीपन आया। और वही चीज़, वही स्वभाव हमारी लेखिका के अंदर भी आया। लेखिका की भी जब तारीफ करी जा रही है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वो सारी चीज़ें जो प्रेजेंट में घट रही हैं उस पर बिलीव नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो अपनी प्रशंसा को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया ना कि पिताजी के व्यक्तित्व का प्रभाव किस तरीके से उनके ऊपर पड़ा, और उसको जिसकी वजह से उन्होंने ये एक उदाहरण दिया कि प्रशंसा भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। इसका कारण बताते हुए लेखिका कहती हैं, शायद अचेतन मन में किसी परत के नीचे अब भी कोई हीन भावना दबी हुई है। अब इसको इन्होंने कैसे बताया कि भाई पिताजी की वजह से ये सारी चीज़ें उनके अंदर आई। अब उसका वजह बताती हैं कि इसकी वजह बचपन में उनके पिताजी द्वारा एक छोटा सा भेदभाव किया जाता था उनकी बहन सुशीला और उनके बीच में, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, उनके अंदर ये भावना, एक हीन भावना जन्मी कि नहीं भाई, ये बहुत होता था ना कि कंपेयर होता है, जब घर में कई सारे भाई बहन होते हैं तो कंपैरिजन चलने लगता है। तो वही जब कंपेयर किया गया तो वो हीन भावना हमारी लेखिका के अंदर बैठ गई। तो क्या बताती हैं, सब कुछ लेखिका को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ लेखिका की किस्मत से मिल गया हो, यानी कि वो ये नहीं देखती कि ये सारी चीज़ें मुझे मेहनत से मिली है, वो ये चीज़ें समझने लगती हैं कि ये उन्हें किस्मत से मिला है। अब लेखन कार्य मेहनत से ही उन्होंने किया, भाई उनकी बुद्धि थी, उन्होंने सारी चीज़ें करी, लेखन कार्य किया, इतना अच्छा लिखा जिसकी वजह से उनको प्रशंसा मिलती है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाती? क्योंकि उनके अंदर वो हीन भावना है और उसे ये समझती है कि ये मेरी मेहनत नहीं है, मेरी किस्मत है।
अब ये इसका रीज़न क्या है? दरअसल बात ये थी कि लेखिका की जो बड़ी बहन सुशीला थी वो देखने में सुंदर थी, गोरा रंग था, हष्टपुष्ट शरीर था, लेकिन इसी के विपरीत मनु भंडारी जो है वो मतलब कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन था, दुबली पतली सी थी। तो अक्सर पिताजी जो है वो कंपेयर किया करते थे, वो गोरा रंग ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए सुशीला को हर बात में वो इंकरेज करते थे, आगे बढ़ाते थे। और ये हीन भावना धीरे धीरे हमारी लेखिका के अंदर बैठ गई थी, जो हीन भावना जब वो एक इस्टेब्लिश जो है राइटर बन गई उसके बावजूद उनके अंदर रही, जो वो बताती हैं, अभी उन्होंने ये चीज़ बताई है। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी ना किसी बात पर हमेशा लेखिका की टक्कर ही चलती रही, वे तो ना जाने कितने रूपों में लेखिका में है। तो मतलब अब कहते हैं ना टकराव, सोच का टकराव हर किसी के घर में होता है, जहाँ पर टीनेजर्स बच्चे होते हैं, पेरेंट्स और उनके बीच में चीज़ों को लेकर मतभेद होना, टकराव होना, उनकी सोच में फ़र्क हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि जब वो बड़ी हुई तो धीरे धीरे क्या हुआ, भाई बहन शादी करके चली गई, सब कुछ हुआ, घर में वो अब बची थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी होता तो पिताजी की राय कुछ होती, इनकी कुछ होती, जिसकी वजह से एक वैचारिक मतभेद का माहौल घर में हमेशा बना रहता था। तो यही उन्होंने बताया कि ये टक्कर कई रूपों में लेखिका के सामने आती थी। अब वो रूप क्या थे देखिए, लेखिका अपने अंदर अपने पिताजी के कई स्वभावों को अनुभव करती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लेखिका के अंदर लेखिका के पिताजी की बहुत सारी चीज़ें आई हैं, थोड़ी नहीं बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी जो गुण बोलेंगे, अवगुण बोलेंगे, वो सभी चीज़ें उनके अंदर आई। तो वही उन्होंने बताया कि उन स्वभावों को, जो पिताजी के स्वभाव थे, वो काफ़ी हद तक अपने अंदर भी अनुभव करती हैं। लेखिका ये समझाना चाहती हैं कि हमारे अतीत की झलक हमारे साथ किसी ना किसी रूप में रहती ही रहती है। अब जैसे हम मान लीजिए हमारे पास्ट में कोई चीज़ घटित हुई है, अब वो उसका असर कभी पॉजिटिव भी पड़ता है, कभी निगेटिव भी पड़ता है। मान लीजिए बचपन में कोई चीज़ हमारे साथ हुई, हम किसी चीज़ को देखकर डर गए या कुछ हुआ, तो वो डर कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर बैठ जाता है। बहुत ज़्यादा अगर हम डरे हैं, कोई भी चीज़ है, कुछ लोगों का असर होता है जो हमारे व्यक्तित्व पे बैठ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर जब बैठती हैं तो ये हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ रहें, लेकिन ये अनचाहे अनचाहे हमारे अंदर रहती हैं। जैसे याद होगा क्लास 9 में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, कौन सा था, सालिम अली जी वाला। तो उनका जीवन पूरी तरीके से किससे बदला था, जो एयर गन से उनसे गौरैया मर गई थी। तो वो जो गौरैया को उन्होंने एयर गन से चोट लग गई थी, फिर उसको उन्होंने उठाया था घायल गौरैया को और बहुत देखभाल करी थी। तो वो एक बात ने उनके दिल में इतना घर किया कि उनकी पूरे लाइफ को बदल के रख दिया कि वो एक किस तरीके से एक पक्षी वैज्ञानिक बन गए। बने कि नहीं बने। तो वही चीज़ यहाँ मनु भंडारी कहती हैं कि पिताजी का साथ की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में आ गई। यहाँ पर क्या कहती हैं, किसी ना किसी रूप में उनके साथ रहती ही हैं। लेखिका अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहती हैं, अब पिताजी के बारे में तो उन्होंने बहुत कुछ बताया, अब माँ के बारे में वो क्या बताती हैं। देखिए, माँ का जो रूप यहाँ पर वो प्रकट करेंगी, उनका ज़्यादा प्रभाव लेखिका के ऊपर आया ही नहीं, क्योंकि लेखिका का मानना है कि उनके व्यक्तित्व में ऐसी कोई चीज़ें थी ही नहीं जिसे वो अपने अंदर उतार सकती। क्या कहती है लेखिका, अपने माँ के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनकी माँ उनके पिता के ठीक विपरीत थी। यानी कि पिताजी जिस तरीके से क्रोधी थे, शंकालु थे और क्या कहते हैं सब पर शक करना, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन माँ इससे जस्ट विपरीत थी। कोई चीज़ें उनके अंदर हम देखने को नहीं पाते हैं। क्या बताती हैं वो, अर्थात लेखिका के पिताजी का जैसा स्वभाव था, लेखिका की माँ का स्वभाव उससे बिल्कुल उल्टा था, पिताजी के स्वभाव से जस्ट उल्टा था। अब इसको कैसे वो समझा रही हैं कि उनकी माँ में धरती से भी ज़्यादा सहन शक्ति थी। यानी कि अब देखिए, पिताजी इतना गुस्सा करे, कोई भी अगर हमारे ऊपर गुस्सा करे तो भाई हम एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, उसके बाद तो हम भी भाई वापस जवाब देंगे ना कि बेवजह हम पे गुस्सा हो रहा है।
लेकिन उनके माँ के अंदर धरती से ज़्यादा सहन शक्ति उन्होंने बताई है। यानी कि कोई कुछ भी कहता रहे वो चुपचाप होकर सुनती रहती थी। उनकी माँ उनके पिताजी की हर अत्याचार और कठोर व्यवहार को इस तरह स्वीकार करती थी जैसे वह उनके इस तरह के व्यवहार को प्राप्त करने के योग्य हों। यानी कि पिताजी चाहे जितना गुस्सा करें, जितना अत्याचार करें, जितने कटु वचन बोलें, वो सब कुछ सुनती थी। जैसे कि वो बनी ही इसलिए हैं कि पिताजी की सारी बातों को सुनकर सहन कर सकें। वो बनी ही इसलिए इस तरीके से वो रहती थी। लेखिका की माँ अपने बच्चों की हर फरमाइश और जिद को, चाहे वो फरमाइश सही हो या नहीं, अपना फर्ज समझकर बड़े सरल साधारण भाव से स्वीकार करती थी। अब बच्चे भी बहुत सारी डिमांड करते, भाई पिताजी जो कटु वचन बोल रहे हैं उसे तो वो सहज रूप से स्वीकार करती ही करती थी, लेकिन बच्चे भी अगर उनसे बोलते कि नहीं हमें ये चाहिए, अब वो फरमाइश जायज़ हो, सही हो पूरा करना या नहीं हो, उनका जीवन का ध्येय था कि बच्चों ने जो फरमाइश कर दी उसको पूरा ही करना है। उसे अपना फर्ज समझती थी कि भाई हम हैं ही इसलिए कि हम उनकी सारी बातों को पूरा कर सकें। भले ही लेखिका और उनके भाई बहनों का सारा लगाव उनकी माँ के साथ था। यानी कि भाई ज़्यादातर समय किसके साथ बीतता था? माँ के साथ बीतता था। पिताजी को इतना ज़्यादा गुस्सा करते हुए वो माँ के ऊपर देखते, सब कुछ होता, तो इसलिए बच्चों का सारा लगाव जो किसके साथ था? माँ के साथ था। लेकिन उनका त्याग और उनकी सहनशीलता और क्षमाशीलता लेखिका अपने व्यवहार में शामिल नहीं कर सकी। तो उनकी माँ के अंदर जो चीज़ें थीं उसका 1% भी जो क्या कहते हैं असर लेखिका के व्यक्तित्व पर नहीं आया। अब माँ के अंदर क्या थी? सहनशीलता थी, ठीक है ना, क्योंकि वो हर एक चीज़ को सहन करती थी। क्षमाशीलता थी, त्याग था, सब कुछ जो सारी चीज़ें थी उसका 1% भी इफेक्ट जो है वो लेखिका के अंदर नहीं आया। उन्होंने कभी भी अपनी माँ को अपने जीवन का आदर्श समझा ही नहीं, माना ही नहीं। लेखिका अपने बारे में बताती हुई कहती है, देखिए अभी तक किसके बारे में बताया जा चुका है? 2 लोगों के बारे में, पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में। अब लेखिका अपने बारे में बताती हैं। क्या कहती हैं? कि वे 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। यानी कि ये टोटल 5 भाई बहन थे और मनु भंडारी जी सबसे छोटी थी। जब लेखिका की सबसे बड़ी बहन की शादी हुई उस समय लेखिका की उम्र 7 साल थी। यानी कि सबसे बड़ी बहन जब उनकी शादी हुई तो लेखिका स्वयं कितने साल की थी? 7 साल की थी। और उनकी एक ही याद लेखिका के मन में है और वह याद अस्पष्ट सी ही थी। यानी कि लेखिका को अपनी बड़ी बहन ज़्यादा याद नहीं थी। जैसे हम लोगों ने अभी आपको बताया अभी कि जो हम लोग को बहुत ही मतलब जैसे मेरे से बोला जाए तो अभी मैंने को 6, 7 से 7th 8th से ही मुझे अपनी यादें याद हैं। तो 7th 8th में हम लोग 12th या 13 ईयर्स तक के हो चुके होते हैं। तो अब लेखिका जब 7 साल की थी तो जाहिर सी बात है अपनी बहन की उन्हें बहुत हल्की सी झलक ही याद होगी, ज़्यादा तो याद नहीं होगी। तो वो जो उनको उस शादी की जो भी याद है वो ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, बहुत हल्की धुंधली सी ही याद है। लेकिन लेखिका से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और लेखिका ने एक घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले थे। तो अब उनसे जो बड़ी, जैसे हमने बताया 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, तो लेखिका से बड़ी जो बहन थी वो थी सुशीला, 2 साल बड़ी थी। तो यानी कि ये अगर 7 साल की रही होंगी तो बड़ी बहन 9 साल की रही होंगी जब बड़ी बहन की शादी हुई। तो उसके साथ उन्होंने ज़्यादा समय एक्सपेंड किया है सुशीला के साथ में, क्योंकि सारे खेल खेले आंगन में। इस बात को उन्होंने इसलिए ऐसा यहाँ पे रखा कि उन्हें उनकी जो बचपन बीता उसका ज़्यादातर समय जो है उन्होंने सुशीला के साथ ही बिताया है। इन खेलों में अब वो जो खेल इन्होंने अपनी बहन के साथ खेले हैं वो कौन हैं? सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टोली और पास पड़ोस की सहेलियों के साथ कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह रचाना आदि। तो ये सारे जो हैं अपनी बहन और आस पड़ोस की लड़कियों के साथ वो खेला करती थी।
वैसे तो खेलने को लेखिका और उनकी बहन ने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया, लेकिन जहां लेखिका के भाइयों के खेल की गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और लेखिका और उनकी बहन के खेल की गतिविधियों की सीमाएं घर के अंदर तक ही थी। तो अब इन्होंने बताया कि जो इनके भाई थे उनके साथ भी खेलते थे। ठीक है भाई, अब घर में इतने सारे भाई बहन होंगे तो भाई भी साथ खेलेंगे। तो लड़कों के गेम थोड़े कुछ अलग होते हैं, जैसे पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडा खेलना। तो ये सारे काम भी लेखिका ने अपने भाइयों के साथ किए हैं। पतंग भी उड़ाई है और कांच पीस के मंजे को धार भी लगाई है। ठीक है, जिसको मंजा सूतना कहते हैं, जिसकी वजह से जो है मांझे में बहुत धार आती है, किसी दूसरे की पतंग कट जाती है। साथ में गिल्ली डंडा भी खेला है। तो ये सारे गेम उन्होंने अपने भाइयों के साथ भी खेले हैं। लेकिन साथ ही साथ वो बताती हैं, अब उस समय की विचारधारा को उन्होंने बड़े खूबसूरती से व्यक्त किया है कि लड़कों के खेल जो हैं वो घर के दायरे के बाहर भी रहते थे, लेकिन लड़कियों की जितनी भी खेल की गतिविधियां, जितने भी खेल खेलने हैं वो घर की चार दीवारी के अंदर ही खेलने हैं। तो ये उस समय के व्यक्तित्व को दर्शा रही हैं कि लड़कों को बहुत आज़ादी थी घर के बाहर आने जाने, खेलने, सारी चीज़ों की, लेकिन लड़कियों को घर के बाहर निकलने की इतनी परमिशन नहीं थी। अब देखिए, इन सारी चीज़ों के लिए आसपास का माहौल भी बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया कि उस समय स्वतंत्रता संग्राम बहुत ज़ोरों से था। 1931 में उनका जन्म हुआ है, तो मतलब बहुत, तो आसपास के माहौल में जो ये है आए दिन आंदोलन होना, ये सारी चीज़ें होना, अंग्रेज़ों द्वारा अत्याचार किए जाना, ये बहुत ही आम बात हुआ करती थी। तो इसलिए लड़कियों की सेफ्टी को देखते हुए उन्हें उनके जो दायरा है वो घर के अंदर ही रखा जाता था, क्योंकि भाई बच्चे इतने समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, लड़के तो क्या है मौज मस्ती में चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की वजह से जो है घर में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है वो करना पड़ता था। यही चीज़ उन्होंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है। उस समय का माहौल, उस समय के लोगों की विचारधाराएं जो हैं वो किस तरीके से थी आज के समय से पहले। परंतु उस जमाने की एक अच्छी बात यह थी कि उस जमाने में एक घर की दीवारें घर तक ही नहीं समाप्त हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। तो अब उन्होंने बताया कि लड़कियों के लिए घर का दायरा घर की चार दीवारी के अंदर हुआ करता था, लेकिन ये घर भी क्या था, घर की सिर्फ चार दीवारी नहीं होती थी, पूरा मोहल्ला होता था, क्योंकि उस समय पड़ोस कल्चर था। आजकल हम लोग क्या है ना, हम लोग अपने अपने छोटे छोटे घरों में कैद होकर रह गए हैं। आस पड़ोस में कौन है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं, क्योंकि हम लोग फ्लैट संस्कृति में जी रहे हैं। सिर्फ अपने घर के दरवाजे तक ही हमारा घर सीमित है, इसके बाहर नहीं। पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन लोग रहते हैं, हमें ये तक नहीं पता होता है। लेकिन इन्होंने बताया कि भाई ये एक बहुत ही अच्छी बात थी उस समय की कि हम अपने पड़ोसियों के साथ बहुत ही नज़दीकी संबंध रखते थे। पड़ोसियों के यहाँ आना जाना, उठना बैठना, खेलना, गप्पे लड़ाना, खाना पीना, जैसे लगता था कि घर के ही कोई सदस्य हैं जिनके साथ समय बीतता था। तो मतलब घर, आस पड़ोस के कुछ घर तो ऐसे हुआ करते थे जैसे कि वो घर के सदस्य ही हों, इस तरीके से। तो मतलब बहुत ही नज़दीकियाँ हुआ करती थी पड़ोस में, तो इसको नाम दिया गया है पड़ोस कल्चर। लेखिका पुराने समय के पड़ोस कल्चर को आज के फ्लैट सिस्टम से बहुत अधिक अच्छा और सुरक्षित मानती थी। बात सही है, मैं अपना बचपन देखूं तो मैंने काफ़ी हद तक पड़ोस कल्चर देखा हुआ है, लेकिन आज के समय में नहीं है। हम अपने आस पड़ोस के लोगों पर इतना विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम अगर अपने बचपन की चीज़ों को याद करें तो हमारी काफ़ी हद तक नज़दीकियाँ हमारे पड़ोसियों से हुआ करती थी, आज के समय में नहीं है। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। समय बदला, लोग बहुत सारे बिजी हो गए। पहले क्या है, अधिकतर पुरुष ही घर के काम किया करते थे, बाहर आते थे, स्त्रियां घर संभाला करती थी, खाली ऐसा होता था। तो इसलिए पड़ोसियों के साथ समय बिताने के लिए बहुत सारा समय हुआ करता था। लेकिन आज के समय में क्या है भाई, घर के पुरुष और स्त्री दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे अपने स्कूल में, ट्यूशन्स में, अलग अनदर एक्टिविटीज़ में इतना बिजी रह जाते हैं
कि भाई पड़ोसियों के साथ समय बिताने के लिए हम लोग के पास इतना समय ही नहीं होता कि उनके साथ हम थोड़ा सा टाइम क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करें, इतना हम लोग के पास टाइम नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पड़ोस कल्चर अब धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन लेखिका ये चीज़ मानती हैं कि पुराने समय में जो पड़ोस कल्चर हुआ करता था वो आज की फ्लैट संस्कृति से कहीं ज़्यादा अच्छा था। अच्छा भी था और सुरक्षित भी था। सुरक्षित इसलिए था, हम मान सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि हम कहीं चले गए या हम कहीं जा रहे हैं तो कभी कभी होता था बच्चों को तो पड़ोसियों के हवाले कर दिया जाता था, भाई आप देखिए। आज इतना ट्रस्ट ही नहीं हो पाता, जब हम उनके साथ समय नहीं बिता रहे हैं तो इतना हम विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। लेखिका ने अपने द्वारा लिखी कहानियों में जिन भी किरदारों को लिया है वे सभी किरदार लेखिका के आसपास के लोगों से ही प्रेरित हैं। अब लेखिका बताती हैं कि जब उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया, जब मतलब वो बड़ी हुई, उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया, तो उनकी जो कहानियाँ थीं, उनके कहानियों में उन्होंने जो किरदार प्रेजेंट किए वो मैक्सिमम उनके आस पड़ोस के लोगों को ही उन्होंने उस किरदारों के रूप में लिया। तो अब ये चीज़ बताने का मतलब क्या है कि वो पड़ोस कल्चर जो था वो लेखिका को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, बहुत इतना प्रभावित किया कि अपनी कहानियों के किरदारों को उन पड़ोसियों के रूप में, पड़ोसियों को ही अपनी कहानियों का किरदार उन्होंने बना दिया। बस इन सभी लोगों को देखते सुनते इनके बीच ही लेखिका बड़ी हुई थी, किनके? पड़ोसियों के बीच। लेकिन इनकी छाप लेखिका के मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का अनुभव या ख्याल तो लेखिका को कहानियां लिखते समय हुआ। मतलब लेखिका के मन पे अपने पड़ोसियों का असर कितना था, उनका कितना असर पड़ा, ये बात लेखिका को भी अंदाज़ा नहीं थी। हाँ, लेखिका ने जब कहानियाँ लिखना शुरू किया और जब किरदारों को वो इमेजिन करने लगी तो वो उनके पड़ोस के लोग ही उनके दिमाग में आते थे। तब उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि उनके आस पड़ोस रहने वाले वो लोग इनके ऊपर कितना अधिक प्रभाव छोड़ रहे थे। इस बात का एहसास लेखिका को और एक घटना से हुआ। एक घटना और उन्हें याद अब दिलाती हैं कि हमें लोगों का, पड़ोस के लोगों का हमारे ऊपर कितना प्रभाव हुआ, इसको बताने के लिए वो एक घटना हमें बता रही हैं। क्या हुआ? जब बहुत वर्ष बीत जाने के बाद या उनकी अपनी जन्मभूमि से दूर होने के बाद भी उन सभी लोगों की भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी समय ने धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे लेखिका की कहानियों में उतरते चले गए। तो अब इस बात को वो कैसे बताती हैं कि भाई उनका बचपन कहाँ बीता, उस आस पड़ोस के लोगों के साथ बीता। भाई बड़ी हुई, शादी हुई, शादी होने के बाद जब उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया तो जब उन्होंने कार्य किया काफ़ी समय हो गया उन लोगों से दूर हुए, अपने पड़ोसियों से दूर हुए उन्हें बहुत ज़्यादा समय हो गया। तो अक्सर क्या होता है ना कि हम किसी से अगर दूर हुए में समय हो गया तो उनकी यादें हमारे दिमाग में धुंधली हो जाती हैं, लेकिन नहीं, उनके चेहरे की भाव भंगिमा हो, उनके बात करने का लहजा हो, उनके शब्दों का इस्तेमाल हो, वो सारी चीज़ें उन्हें बड़ी बारीकी से याद थी। वो कैसे? जब उन्होंने उन किरदारों को अपनी कहानियों में जगह दी तो उनकी वो सारी चीज़ें उन्हें बखूबी याद थीं, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से उन किरदारों में उतारा, अपनी कहानी के किरदारों में उन्होंने उसे उतारा। अर्थात लेखिका बहुत आसानी से उन लोगों के व्यक्तित्व को आज भी अपनी कहानियों में लिख पाती हैं, क्योंकि भाई जब हमें किसी का व्यक्तित्व याद नहीं होगा तो हम कैसे लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि उनका व्यक्तित्व, उन लोगों की हर एक चीज़ उन्हें इतनी अच्छे से याद थी कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी कहानियों में उन लोगों को उतारा। जब लेखिका अपनी कृति महाभोज को लिख रही थी, कौन सी कृति? महाभोज, तब उनके पात्र के लिए जो किरदार वो लिखना चाह रही थी वह पात्र लेखिका के बचपन के मोहल्ले में रहने वाले दा साहब से हूबहू मेल खा रहा था, या कहा जा सकता है कि दा साहब को ध्यान में रखकर ही महाभोज के किरदार का वर्णन लेखिका ने किया। तो लेखिका ने जब महाभोज लिखा तो उसमें एक किरदार थे दा साहब, ठीक है। तो उस दा साहब को उन्होंने बहुत ही बखूबी से उनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में बिल्कुल एज इट इज़ उतारा, ठीक है। जैसा वो व्यक्तित्व या आप कह सकते हैं कि वो किरदार ही उनको सोचकर लिखा गया था।
लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य नितांत आवश्यक अर्थात कल्पसिंह योग्यता जो थी वह थी लड़की की उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए और शिक्षा में उसने 10वीं पास कर ली हो। तो यानी कि लेखिका के घर में जो एक कहते हैं ना कि उस समय ये था कि भाई बहन इतने थे तो सबकी शादियां होनी चाहिए। तो शादी होने के लिए जो नितांत ज़रूरी था, पहला तो है उनका 10वीं तक पढ़ा होना और दूसरा उम्र का 16 साल होना। यानी 16 साल हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई हो गई है, शादी कर दो। ठीक है, ये चीज़ थी। सन 44 में लेखिका से बड़ी बहन सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त कर ली थी और उसकी शादी कर दी गई और वह शादी करके कोलकाता चली गई। अब वो बताती हैं कि सन 1944 में, याद रखिएगा 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये हम क्यों आपको बार बार याद दिला रहे हैं, क्योंकि अभी ये बहुत सारी घटनाएं जो हैं अभी इससे जुड़ी हुई हैं। तो सन 44 की बात है, यानी कि 44 की। इनकी 2 साल बड़ी जो इनकी बहन सुशीला थी वो 16 साल की हो गई और उनकी 10वीं तक की परीक्षा मतलब उन्होंने पढ़ाई भी कर ली थी, इसलिए उनका विवाह कर दिया गया 1944 में। और वो शादी करके कहाँ चली गई? कोलकाता चली गई। लेखिका के दोनों बड़े भाई भी अपनी आगे पढ़ाई के लिए गांव से बाहर चले गए। तो पहली बहन की शादी हो गई थी कि जब वो 7 साल की थी। दूसरी बहन जो उनसे बड़ी सुशीला थी, उनकी शादी 44 में हो गई। उससे पहले ही जो 2 बड़े भाई थे वो और आगे की पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर चले गए थे, यानी कि अजमेर से आगे कहीं और चले गए थे। जब तक लेखिका अपने भाई बहनों के साथ थी तब तक वे उनके साथ ही अपने आप को हर कार्य अनुभव करती थी। लेकिन जैसे ही लेखिका की बहनों की शादी हो गई और लेखिका के भाई भी पढ़ाई करने के लिए लेखिका से दूर हो गए, वैसे ही लेखिका ने अपने आप को एक प्रकार से स्वतंत्र अनुभव किया। अब क्या होता है, जब हम भाई बहनों के साथ रहते हैं, आप लोग भी जैसे कई भाई बहन हैं, तो जो काम करना है अक्सर आप लोग ग्रुप में करते हैं। आपके लिए कोई चीज़ें अगर पेरेंट्स लाएंगे तो सबके लिए इक्वली लेकर आएंगे। घर में जो चीज़ें बनेंगी वो इक्वली डिवाइड होगी। तो आपका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं उभर के आ पाता। लेकिन जब सब भाई बहन चले गए या हम कहीं अकेले होते हैं तो वही चीज़ उन्होंने बोला, चूँकि लेखिका सबसे छोटी थी, सबकी शादियां हो गई, सब करने के लिए बाहर चले गए पढ़ाई करने के लिए। तो जब लेखिका हमारी बची खाली, तब जो सारी चीज़ें होती थी तब उन्होंने अपने भाई बहनों से अलग अपने एक स्वतंत्र व्यक्तित्व को महसूस करना शुरू किया कि हाँ, मेरी भी अपनी कोई पर्सनालिटी है, मैं भी कोई एक अहमियत रखती हूँ। ये सारी चीज़ें जब वो अपने भाई बहनों के प्रभाव से मुक्त हुई तो उन्होंने ये महसूस करना शुरू किया। और ये लेखिका के लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, बचपन सबसे छोटी थी, उनसे बड़े सब थे, तो उनका एक प्रभाव इन सब के ऊपर था। ठीक है, सबका हुक्म भी इन पर चलता था। लेकिन जब सब चले गए तो जो वो चीज़ें अनुभव कर रही थी, एक स्वतंत्रता की, अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र होने की, तो वो इनके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। सभी बच्चों के दूर चले जाने के बाद लेखिका के पिताजी का ध्यान भी पहली बार लेखिका पर केंद्रित हुआ। यानी कि अभी तक तो क्या था, भाई बड़ी बहन है, वो है, इसको पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। जब सब भाई बहन चले गए और सिर्फ लेखिका बची तो पिताजी का ध्यान भी लेखिका पे आया। होता ना, जब बहुत सारे बच्चे हों तो इतना नहीं हो पाता। पहले के समय में ऐसा हुआ करता था। आजकल तो क्या है कि भाई सभी बच्चों पे माँ बाप का इंडिविजुअल ध्यान रहता है। तो पिताजी जब सारे बच्चे चले गए तो पिताजी ने भी देखा कि हाँ भाई, हमारी एक छोटी सी लड़की और है जो इस तरीके की है। लेखिका बताती हैं कि लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सलीकेदार गृहिणी और हर काम को श्रेष्ठ तरीके में योग्य खाना बनाने की कला में निपुण बनाने का उपाय सिखाए जाते थे, लेखिका के पिताजी इस बात पर बार बार जोर देते थे कि लेखिका रसोई से दूर रहे। अब क्या होता है कि घर में लड़की है तो भाई सब काम के साथ रसोई का काम ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि भाई खाना तो बनाना ही है, चाहे आप जितना पढ़ लो लिख लो, रसोई में आना चाहिए। लेकिन पिताजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो रसोई घर को भटियार खाना कहा करते थे। क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे
कि एक लड़की के अंदर जो प्रतिभा होती है वो सिर्फ रसोई में जाकर काम कर देने से ख़त्म नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी प्रतिभा के ऊपर भी काम करना। हाँ, ये काम ये कहिए कि सारा जीवन आप उसी रसोई, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के अंदर ये देखा था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उस रसोई के अंदर ही बिता दिया था, तो ये सारी चीज़ें वो अपनी लड़की के अंदर नहीं चाहते थे और वो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करते थे कि मनु अपने समय को किचन में बर्बाद करें। वो चाहते थे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें उन्हें सीखना चाहिए। लेखिका के पिताजी का मानना था कि अगर लड़कियां केवल रसोई में ही रहेंगी तो भले ही वे अच्छी गृहिणी के हर कार्य में निपुण हो जाएं, पर उनके अंदर के सभी गुण और योग्यताएं समाप्त हो जाती हैं। बहुत अच्छा। अब ये देखिए, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमने अभी तक उनके बारे में पढ़ा, वो उससे जस्ट विपरीत था। कि मतलब उन्होंने का कहना मानना ये था कि अगर एक लड़की किचन के सारे काम को सीख जाती है तो वो एक अच्छी गृहिणी तो बन सकती है, लेकिन इसके अलावा उसके अंदर जो योग्यताएं हैं वो इस चूल्हे की आग में जलकर ख़त्म हो जाती हैं। अब जैसे मनु के अंदर क्या था, वो बहुत अच्छा लेखन कार्य कर लेती है, तो अगर उनके पिताजी ने इस चीज़ के लिए उन्हें इंकरेज नहीं किया होता तो शायद नहीं होता। उनकी माँ की तरह वो भी शायद किचन में ही लग जाती, उनके अंदर कुछ अलग प्रतिभा पनप ना पाती। तो पिताजी की इस प्रयासों के कारण ही उनके अंदर जो है वो उन्होंने किचन से दूरी बनाई और अपने अंदर जो और योग्यताएं थी उन्हें डेवलप किया और वे एक छोटे से दायरे तक ही सीमित रह जाती हैं। तो समझ में आया, पिताजी का ये मानना था कि किचन में जो है वो एक लड़की अच्छी गृहिणी तो बन जाएगी, लेकिन उसके अंदर की सारी योग्यताएं खत्म हो जाएंगी और उसका दायरा बहुत सीमित हो जाएगा, अर्थात वो घर के अंदर की 4 दीवारों तक ही सीमित होकर रह जाएगी। ऐसा उनके पिताजी का मानना था। इसीलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मनु अपना समय जो है वो किचन में वेस्ट करे। लेखिका के घर में आए दिन विविध प्रकार की राजनीतिक पार्टियों के लिए लोगों के समूह इकट्ठा होते ही रहते थे और जमकर वाद विवाद भी होते रहते थे। तो अब यहाँ पर उन्होंने बताया कब, जब उनके सारे भाई बहन चले गए, वो अकेली थी, तो उस समय तक, अब ये सन 44 से बाद की बात है, ठीक है, 1944 के बाद की, जब सुशीला की शादी हो गई। अब 44 के बाद 45, 46 और 47 में देश की आज़ादी थी, 3 साल थे। तो इस बीच घर में बहुत सारी पार्टियों की गोष्ठियाँ हुआ करती थी, जिसमें बहुत तरह के वाद विवाद हुआ करते थे, देश में चल रही गतिविधियों के बारे में बातें हुआ करती थी, सब कुछ होता था। किसी भी बात पर वाद विवाद करना लेखिका के पिताजी का सबसे मनपसंद शौक था। यानी कि अब देखिए, एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व तो थे ही थे, वो प्रतिभा कहीं ना कहीं जो है एक आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण एक दबाव में आई, लेकिन जब इस तरह की गोष्ठियाँ होने लगी तो उनके अंदर की प्रतिभा भी धीरे धीरे बाहर आने लगी वाद विवाद के रूप में। वो जो गोष्ठियाँ हुआ करती थी उसमें बातों को रखना, कहना, बहस करना, ये उन्हें अच्छा लगता था। वे चाहते थे लेखिका भी वहीं बैठे, वहाँ हो रहे वाद विवादों को सुने और यह भी जाने कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। तो पिताजी ही खुद उस वाद विवाद में पार्ट नहीं लेते थे, जबकि वो ये चाहते थे कि मनु भी उन गोष्ठियों में बैठे और सब कुछ सुने और जाने समझे कि आखिर देश में हो क्या रहा है। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, क्योंकि देखिए, हम अगर ये कहेंगे कि उस समय आपको जैसे पता है कि घर की जो लड़कियों की जो दायरा था वो घर के अंदर था, घर के बाहर नहीं निकलती थी, तो इसकी वजह से देश में क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती थी। लेकिन पिताजी ये चाहते थे कि मनु को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इन गोष्ठियों में वो बैठें और सारी चीज़ों को सुने और देश में जो कुछ भी चल रहा है उन सब चीज़ों को जाने भी। लेखिका को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी अनबन और बिगाड़ या मतभेदों को तो दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी, परंतु लेखिका जब क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के बारे में सुनती तो उनका मन उदास हो जाता था। यानी कि भाई, देश में उस समय बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो एक्टिव थी,
उनके बीच क्या बहस हो रही है, किन मुद्दों पर बातें हो रही, ये सारी चीज़ें उनके समझ में नहीं आती थी। लेकिन देश की स्वतंत्रता के लिए जो क्रांतिकारी कार्य कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी कार्य कर रहे हैं, जब उनके बारे में वो सुनती थी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता था कि उनके साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है या किसको मार दिया गया। ये सारी चीज़ें जब सुनती तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा करता था और वे उदास भी हो जाती थी। 10वीं कक्षा तक हालात यह थे कि लेखिका बिना किसी खास समझ के घर में होने वाले वाद विवादों को सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक के महत्व को समझते हुए किताबें पढ़ती थी। यानी कि हाई स्कूल तक, ठीक है, हाई स्कूल तक क्या हुआ कि इन वाद विवादों में वो बैठती थी, शामिल होती थी, सब कुछ होता था। कुछ चीज़ें समझ में आती थी, कुछ भी नहीं समझ में आती थी। बहुत सारी किताबें, जैसे पिताजी के पास तो किताबों का भंडार था क्योंकि वो खुद ही पढ़ने लिखने के शौकीन थे, तो जो मिलता वो उठाती, वो पढ़ती, सब कुछ होता। मतलब अभी तक उन्हें एक अच्छा साहित्य और एक एवरेज साहित्य में उन्हें समझ नहीं थी, तो जो मिल जाए उसे पढ़ लिया करती थी बिना चुनाव किए। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं कक्षा पास करके लेखिका फर्स्ट ईयर में आई तो हिंदी की महिला प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी से उनका परिचय हुआ। तो 44 में उन्होंने हाई स्कूल करने के बाद वो आ गई फर्स्ट ईयर, इंटर फर्स्ट ईयर में, और इनकी मुलाकात किससे हुई? उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी से, ठीक है, जिसका प्रभाव इन्होंने अपनी पूरे संस्मरण में 2 लोगों का प्रभाव अपने व्यक्तित्व पर बताया है। एक तो पिताजी का और दूसरा इनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी का। तो अब हम जानने वाले हैं शीला अग्रवाल जी के बारे में। शीला अग्रवाल जी से परिचय हुआ। लेखिका को किसी विषय का आरंभिक या जरूरी ज्ञान जो होता है वह सीखा, वह था सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में, ठीक है। जो भी प्रारंभिक चीज़ें होती हैं, जितनी भी हम मतलब इनिशियल लेवल पर हमारे आसपास जो भी ज्ञान होता है, हाई स्कूल तक उसे हम ग्रैब कर लेते हैं। और कहाँ इन्होंने? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल किया था। शीला अग्रवाल जी ने लेखिका को सही ढंग से साहित्य का ज्ञान दिया। शीला अग्रवाल जी खुद चुन चुनकर लेखिका को किताबें देती थी और पढ़ी हुई किताबों पर वाद विवाद भी करती थी। तो समझ में आया कि जब हाई स्कूल के बाद ये शीला अग्रवाल जी के टच में आई तो शीला अग्रवाल जी खुद भी काफ़ी अच्छा जो है खुद भी लेखन कार्य करती थी, अच्छी प्राध्यापिका भी थी। तो इन्होंने संपर्क में आने के बाद मनु भंडारी जी ने काफ़ी कुछ सीखा। शीला अग्रवाल जी उन्हें बहुत अच्छे साहित्य के बारे में बताती थी कि ये साहित्य ऐसा है, ये साहित्य वैसा है, बताना। और शीला जी जो है उन्हें खुद बहुत अच्छे साहित्य चुनकर दिया करती थी कि भाई आप इनको पढ़िए, ये ज़्यादा अच्छे हैं। और पढ़ी हुई किताबों पर वाद विवाद भी होता था। जो किताबें पढ़ ली जाती थी, मानी जैसे कि शीला अग्रवाल जी ने उन्हें एक किताब दी कि भाई ये तुम पढ़ो, पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद जब उसे शीला जी को वापस किया मनु जी ने, तो उसके बाद उस पर आर्गुमेंट होता था कि भाई इस किताब में ऐसा था, उस किताब में वैसा था, तो क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सारी चीज़ें व्यक्त की जाती थी। जहाँ पहले लेखिका केवल कुछ गिने चुने लेखकों के बारे में जानती थी, अब उन लेखकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। पहले जैसे अब दायरा सीमित था, लेकिन जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ेगा लेखन का, तो उतने ही हम राइटर और पोइट्स के बारे में जानेंगे। तो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा साहित्य पढ़ना शुरू किया तो उतने राइटर और पोइट्स के बारे में वो जानती भी गई। उस समय जैनेन्द्र जी का सुनीता नाम का उपन्यास लेखिका को बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी लेखिका ने पढ़ा जरूर था, परंतु उस समय वह लेखिका की समझ की सीमा के दायरे में समा नहीं पाया था। तो हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का लिखा हुआ एक था शेखर एक जीवनी, वो उन्होंने पढ़ी थी, लेकिन वो उनकी समझ में इतनी आई नहीं थी। तो अब मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बहुत ही हाई लेवल की होती है, हम भी चीज़ें पढ़ेंगे तो सकता है कोई चीज़ें हमारी समझ में ना आए, तो वो शीला जी की उतनी समझ में नहीं आई। लेखिका को साहित्य की काफ़ी समझ हो गई थी। अब मतलब जब से वो शीला अग्रवाल जी के टच में आई थी तब से साहित्य का उन्हें काफ़ी अच्छा नॉलेज होने लगा था, जिस कारण लेखिका किसी भी लेखक की कृति को पढ़ने पर उस कृति पर प्रश्न भी उठा पा रही थी
अब क्या हुआ कि जब समझ बढ़ती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं। होता है ना भाई, अभी तक क्या था, आप जैसे अब अपने आप को ही ले लो, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ लेना और समझ लेना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब हमारी समझ में आने लगते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं। तो जब वो उनको साहित्य समझ में आने लगा, अच्छी चीज़ें वो पढ़ने लगी, तो उन पर प्रश्न भी उनके दिमाग में बहुत आने लगे। शीला अग्रवाल जी उनके साहित्य के दायरे को बढ़ाया ही था और साथ ही साथ लेखिका को घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, लेखिका जहां केवल पहले अपने घर में होने वाले वाद विवादों को सुनती थी, अब शीला अग्रवाल जी की सलाहों से वे उन वाद विवादों में हिस्सा भी लेने लगी थी। तो देखिए क्या है, अभी तक हाई स्कूल से पहले तक वो पिताजी के साथ वो जो पार्टियों के वाद विवाद होती थी उसको खाली बैठकर सुना करती थी, ठीक है, सिर्फ चारदीवारी के अंदर। अभी तक उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना नहीं शुरू किया था, लेकिन जब वो शीला अग्रवाल जी के टच में आई, उनका धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा। शीला अग्रवाल जी खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थी, देश में हो रही गतिविधियों के बारे में जानना, बताना, प्रोटेस्ट करना, इन सब में वो पार्ट लिया करती थी। तो देश में जो कुछ घटित हो रहा है इसका ज्ञान भी वो अपने स्टूडेंट्स को दिया करती थी। तो धीरे धीरे जो है मनु जी का इसके बारे में ज्ञान बढ़ने लगा। तो जहां वो सिर्फ उन वाद विवादों में अभी सिर्फ बैठकर सुना करती थी, अब धीरे धीरे उन वाद विवादों का हिस्सा बनने लगी, यानी कि खुद भी वो वाद विवाद उन गोष्ठियों में करने लगी थी, हिस्सा लेने लगी थी। लेखिका बताती हैं कि सन 1946 और 47 के दिनों में जो स्थितियां देश में बनी हुई थी, अब देखिए 46-47 यानी कि एकदम पीक टाइम था हमारी देश की स्वतंत्रता का, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना किसी के लिए भी संभव नहीं था। अब इस समय इतने आंदोलन थे, इतनी ज़्यादा संघर्ष हो रहे थे कि कोई व्यक्ति जो हम अपने देश के लिए ज़्यादा सतर्क है वो घर के अंदर नहीं बैठ सकता था। जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में शामिल था। उन दिनों बहुत सवेरे घुमाना चलाना, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का केवल यही चरित्र था। यानी कि हर शहर में सुबह से ही जो है जुलूस निकलते, हड़तालें होती, धरने पे लोग बैठते, फेरियां, प्रभात फेरियां निकलती, सब कुछ होने लगा था। मतलब अब ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं, जहां हमारी लेखिका अजमेर में रह रही थी, ये सिर्फ उसकी बात नहीं थी, ये देश के हर शहर का स्वरूप बन चुका था, यही चरित्र था। और पूरे दमखम अर्थात ताकत और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना इन दिनों हर युवा का एक प्रकार से अत्यधिक प्रेम बन चुका था। अब ये जो जुलूस हो रहे थे, सारे आपके जो धरने हो रही थी, हड़तालें हो रही थी, भाषण दिए जा रहे थे, जो कुछ भी था, तो हर एक यूथ यानी हर एक युवक और युवती इसका हिस्सा बनना चाहता था, क्योंकि माहौल ही इतना जोश खरोश वाला था कि लोग अपने आप को अपने देश के लिए समर्पित करने को पूरी तरीके से तैयार थे। तो हर एक युवा जो है वो इस तरीके की किसी न किसी गतिविधि में ज़रूर शामिल था। तो हमारी मनु भी भाई उस समय एकदम युवती थी, तो उन्होंने भी इसमें पार्ट लिया था। लेखिका अपने बारे में कहती हैं कि वे भी युवा थी और शीला अग्रवाल जी की जोश से भरी हुई बातों ने लेखिका की रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। मतलब देखिए, देश में जो गतिविधियां हो रही थी वो अभी तक जानती थी। धीरे धीरे शीला अग्रवाल जी ने अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से हर एक युवक के मन में जो है देश की स्वतंत्रता के लिए इतना जोश पैदा कर दिया था कि वो खून भी अब लावे की तरह सबके रगों में बह रहा था। लेखिका के पिताजी ने जो आज़ादी लेखिका को दी थी, उस आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में लेखिका घर में आए लोगों के बीच उठे बैठे, स्थितियों को जाने समझे, लेकिन हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था।
अब क्या हुआ, पिताजी ने, देखिए अब उनकी सोच में ये था, हम जैसे उनकी सोच देखते हैं कि लड़कियों को इस रसोई में वो रहना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, ठीक है, नहीं करते थे। उन्होंने आज़ादी भी दी थी। कैसी आज़ादी दी थी? घर में जो संगोष्ठियाँ हो रही हैं उसमें बैठो, समझो, सब कुछ करो, लेकिन घर की 4 दीवारी के अंदर करो। लेकिन मनु भंडारी को ये बर्दाश्त नहीं था। उनके अंदर अभी तक स्वतंत्रता संग्राम का इतना जोश आ चुका था कि अब उन्होंने सड़कें पर हड़तालें करना, लड़कों के साथ जो है जुलूस निकालना, भाषण देना, ये सब कुछ करता। और ये जब वो सब कुछ करते तो ऐसा करना उनके पिताजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। तो मतलब पिताजी ने आज़ादी दी थी, लेकिन एक दायरे में रहकर करने के लिए, और मनु अब तक उस दायरे को लांघ चुकी थी, क्योंकि पिताजी चाहते थे जो कुछ करना, सुनना, जानना, समझना है घर की 4 दीवारी के अंदर करो, लेकिन मनु अब तक सड़कों पर उतरकर नारे लगाना, भाषण देना, जुलूस निकालना, हड़तालें करना, ये सब कुछ लड़कों के साथ उठ बैठकर कर रही थी। उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो अपने पिताजी द्वारा दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना लेखिका के लिए। तो पिताजी ने जो दायरा डिसाइड किया था, उस दायरे में लेखिका नहीं चल पा रही थी, और उस दायरे से जो निकलकर वो कार्य कर रही थी वो पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो अब यहाँ पर एक वैचारिक मतभेद शुरू हो चुका था। लेखिका बताती हैं कि जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे नियम, आज्ञा, जिसमें किसी बात की मनाही हो, सारी कार्य या बात के वर्जित होने की अवस्था या प्रतिबंध, और सारा भय कैसे नष्ट हो जाता है, यह लेखिका ने तभी जाना। तो उन्होंने बोला एक तरीके से कि जब मन में कुछ करने की हम ठान लेते हैं, उसके लिए पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं, वही चीज़ उन्होंने बताया ना, खून की जगह लावा बह रहा हो। तो यानी कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तत्पर कर देने वाली मनु के ऊपर अब पिताजी की पाबंदियाँ, उनके जो नियम थे, वो सभी कुछ कोई मायने नहीं रखते थे। उन्होंने वो सभी नियम कायदे तोड़ दिए थे, क्योंकि ये वो समय था जब लेखिका अपने पिताजी की आज्ञा न मानकर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। पिताजी ने ये परमिशन नहीं दी थी कि तुम जुलूस, सड़कों पर इस तरीके के कृत्य करो, कि आंदोलन करो, भाषण दो। लेकिन अब तक मनु ने उनकी सारी आज्ञा, मतलब जितनी भी उन्होंने क्या कहते हैं आज्ञा दी थी, उन सभी की अवहेलना वो कर चुकी थी और आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला लेखिका का उस समय शुरू हुआ था, वह लेखिका की राजेंद्र से शादी होने तक चलता रहा। तो अब पिताजी ने एक नियम, कायदे, दायरे जो बनाए थे, उन दायरों में रहना अब लेखिका को मंजूर नहीं था। उन दायरों को वो लांघने लगी थी। अब उसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा टकराहट हुई। अभी तक पिताजी के गुस्से से सब डरते थे, जितने भाई बहन थे, माँ थी, सब उनकी इन सारी बातों को मानती थी। लेकिन पिताजी की उस सारे गुस्से से टक्कर लेने का काम शुरू किया था मनु ने, और ये टक्कर कब तक चलती रही, जब लेखिका के ने अपनी मर्जी से अपने पसंद के लड़के राजेंद्र से शादी करी। तो ये बात भी उनके पिताजी को पसंद नहीं थी, ठीक है, वो भी नहीं चाहते थे। वो अपनी मर्जी से शादी कराना चाहते थे और मनु अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। तो ये वैचारिक मतभेद तब तक चलता रहा, क्योंकि उसके बाद तो शादी हो गई और वो फिर पिताजी से दूर हो गई। लेखिका कहती हैं कि प्रशंसा की इच्छा अथवा बड़ाई की इच्छा, बल्कि यदि कहा जाए कि किसी चीज को किसी भी प्रकार पाने की अनियंत्रित इच्छा या चाहत, अथवा किसी चीज की प्राप्ति की प्रबल इच्छा, लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। और लेखिका के पिताजी के जीवन का अक्ष यह उसूल या अथवा प्रिंसिपल था कि व्यक्ति को कुछ साधारण, असाधारण या अद्भुत बनकर जीना चाहिए, और कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा या इज्जत हो, वो वर्चस्व या आधिपत्य हो। तो देखिए क्या है, पिताजी का मानना ये था कि जो हम, भाई सभी लोग आते हैं, सभी लोग इस जीवन में आते हैं। तो पिताजी जब तक इंदौर में थे, उनका एक मान, सम्मान, सब कुछ था।
उसके बाद जब अजमेर आए तो उतना मान सम्मान इनका नहीं रह गया। तो उस मान सम्मान को वापस पाने की एक लालसा कहीं ना कहीं पिताजी के अंदर रही। तो उनका मानना ये था कि हर एक व्यक्ति जो है आता है इस दुनिया में, लेकिन उसे अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए। कुछ भी ऐसा काम करो जिससे समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, उसकी प्रतिष्ठा हो, सब कुछ हो। ठीक है, हर एक व्यक्ति को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका वो मान सम्मान बना रहे। लेखिका बताती हैं कि इन सिद्धांतों के कारण ही लेखिका एक दो बार अपने पिताजी के क्रोध से बच गई थी। अब पिताजी को वो मान सम्मान की जो लालसा थी ना, वो खुद पाना चाहते थे, वो नहीं पा पाए। मतलब एक समय था जब था, लेकिन दोबारा उस चीज़ को वो गेन नहीं कर पाए। इसी लालसा ने कई बार लेखिका को क्रोध से बचाया है, पिताजी के क्रोध से बचाया। किस तरीके से, कि इसके लिए भी वो एक बहुत अच्छा वाक्य बताती हैं। क्योंकि लेखिका भले ही उनकी बातों को ना मानकर आंदोलन में हिस्सा ले रही थी, परंतु इससे लेखिका का मान समाज में बढ़ रहा था। यानी कि वो एक तरीके से पिताजी की बातों को नहीं मान रही थी, जिसकी वजह से घर में बहुत बहस हो रही थी। लेकिन जो ये वो आंदोलन कर रही थी, समाज में जो भी उनकी गतिविधियां देश की स्वतंत्रता के लिए हो रही थी, इससे चारों तरफ उनका सम्मान बढ़ रहा था। लेकिन अभी तक पिताजी को इस चीज के बारे में पता नहीं था। लेखिका का रवैया जिस तरह का था, उनके कॉलेज की प्रिंसिपल के अनुसार वह अनुशासनात्मक बिल्कुल नहीं था। यानी कि देखिए, स्कूल के भी कुछ अपने नियम होते हैं। अब लेखिका जो कुछ कर रही थी, क्योंकि देखिए उस समय जितने भी स्कूल कॉलेजेस से सभी अंग्रेज़ों के अधीन थे। ठीक है, अंग्रेज़ों का सरकार थी तो सभी अंग्रेज़ों के अधीन थे। अब आप कॉलेज में अगर इस तरह का कोई कार्य करोगे तो वहाँ के प्रिंसिपल क्या बर्दाश्त करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। तो वही चीज़ हुआ। लेखिका ये जो देश की स्वतंत्रता के लिए जो कुछ भी गतिविधियाँ कर रही थी, वो कॉलेज के नियम और कायदों के बिल्कुल विपरीत थी, जो प्रिंसिपल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और लेखिका को कोई सजा क्यों नहीं देनी चाहिए, इसका कारण बताने के लिए लेखिका के पिताजी को कॉलेज बुलाया गया। अब भाई लेखिका गलत, स्कूल के हिसाब से जो कार्य कर रही थी वो गलत था। ठीक है, तो अब लेखिका को स्कूल से निकालना था उनको, कि भाई हम सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले पिताजी को स्कूल बुलाया गया, लेटर लिखा गया और लेटर में दिया गया कि भाई जो कुछ भी है इसकी वजह से उनके पिताजी को स्कूल कॉलेज बुलाया जा रहा है। कॉलेज बुलाया गया। पत्र पढ़ते ही लेखिका के पिताजी आग बबूला हो गए। प्रिंसिपल का जिस तरीके का पत्र पढ़ा कि भाई इन जो कार्य ये कर रही हैं इसकी वजह से इनको क्यों सजा ना दी जाए, इसको रीज़न बताने के लिए पिताजी ने जैसे ही वो लेटर पढ़ा, तुरंत पिताजी तो क्रोधी स्वभाव के, उन्हें तो ना जाने कितना गुस्सा आ गया। उनके पिताजी गुस्से से हताश हुए ही कॉलेज गए। अब इतना गुस्सा लिए हुए ही वो कॉलेज पहुंच गए। लेखिका को ये अंदाजा था कि जब लेखिका के पिताजी घर लौटकर आएंगे तो उनका कैसा प्रकोप लेखिका पे बरसना था। अब उन्हें ये अंदाजा था कि भाई पिताजी यहाँ से तो खूब अच्छे से गुस्से से गए हैं, अब वहाँ प्रिंसिपल जितना कुछ बताएंगे उससे उनका गुस्सा और भड़केगा, और जब वो घर आएंगे तो सारा गुस्सा लेखिका पर उतरेगा। इस चीज़ का अंदाज़ा था, इसलिए लेखिका घर से गायब। इसीलिए लेखिका अपने पिताजी के आने से पहले ही पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। कहाँ जाकर बैठ गई? पड़ोस के मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। लेखिका ने अपनी माँ से कह दिया कि जब पिताजी लौट कर आए तो उनके मन में दबा हुआ क्रोध अथवा शिकायत कुछ निकल जाए, तब लेखिका को बुलाना। कि वो कहकर गई कि जब उनके अंदर का सारा गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए तब आप मुझे बगल से बुला लेना, मैं पड़ोस में जाकर बैठी हुई। जब लेखिका की मां ने आकर लेखिका से कहा कि लेखिका के पिताजी कॉलेज से आकर तो खुश ही हैं, वह घर चल सकती है, यह सुनकर लेखिका को तो विश्वास नहीं हुआ। अब उन्हें तो ये एक्सपेक्टेड था कि भाई पिताजी आएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन जब लेखिका की माँ आई उनसे पड़ोस में बुलाने कि भाई पिताजी तो बहुत खुश हैं चलो, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई पिताजी को तो गुस्सा होना चाहिए था, क्योंकि प्रिंसिपल इतना शिकायत करेंगी, वो इतना खुश होकर कैसे लौटे। लेखिका के पिताजी ने लेखिका को आते ही देखकर कहना शुरू किया कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर लेखिका का दबदबा है। ठीक है, सारा कॉलेज लेखिका और उनकी 3 साथियों के इशारे पर चल रहा है। अध्यापक लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं
और अगर लेखिका और उनकी साथी एक इशारा कर दें कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तो जो मान और प्रतिष्ठा उनके पिताजी पाना चाहते थे, अब वही मान प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं समाज में, कॉलेज में मनु की बन रही थी। अब ये कॉलेज पहुंचे पिताजी तो भाई गुस्से में थे कि क्योंकि मनु ने क्या काम किया वो उन्हें नहीं पता था, बस ये पता था कि उन्हें कॉलेज से निकाला जाना है। अब जब प्रिंसिपल ने बताना शुरू किया कि भाई जो है मनु एक आवाज़ लगाती है, सारे बच्चे स्कूल से क्लासेस से निकल के आके नारेबाजी करने लगते हैं। टीचर इतना समझा बुझा कर करके बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं और बस एक इशारा होते ही सब, तो मतलब एक जो समाज में मान प्रतिष्ठा वो चाहते थे, अब वो मनु की हो रही थी। ये देखकर वो बहुत खुश थे। लड़कियों पर अपना एक दबदबा कायम हो रहा था उनका। कहाँ तो जाते समय उनके पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ प्रिंसिपल को बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। कि प्रिंसिपल ने तो कहा था कि भाई हम निकाल रहे हैं, तो उन्होंने बोला भाई पहले तो उन्हें डर लग रहा था कि भाई लड़की को कॉलेज से निकाला जाएगा, लेकिन जब वो उन्होंने वहाँ जाकर सारी चीज़ें सुनी तो उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ कि जो पूरे देश की लहर चल रही है ये तो बहुत गर्व की बात है। तो मतलब बहुत ही प्राउड फील करके वो कॉलेज से वापस आए। एक और घटना का वर्णन करते हुए कहती हैं कि एक शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग मुख्य बाजार के चौराहे पर इकट्ठा हुआ और फिर वहां पर भाषणबाजी शुरू हुई। तो एक तो इन्होंने ये कॉलेज का वाकया बताया कि किस तरीके से प्रिंसिपल ने इस तरीके से शिकायत करने के लिए बुलाया, लेकिन पिताजी बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस किया कि जो मान और प्रतिष्ठा समाज में वो चाहते थे वो लड़की को मिल रही थी। इस चीज़ को देखकर वो बहुत खुश हुए। ऐसी एक घटना और बताई उन्होंने। वो घटना क्या है कि एक बार जो है अजमेर का पूरा विद्यार्थी मतलब जितने स्टूडेंट्स थे वो मुख्य बाजार पर इकट्ठा हुए और भाषणबाजी, नारेबाजी सब चलने लगी। जब वे मुख्य बाजार के चौराहे पर भाषण दे रही थी तब लेखिका के पिताजी के एक बहुत ही रूढ़िवादी या पुराने ख्याल या विचारों के एक मित्र ने लेखिका को भाषण देते हुए देख लिया और लेखिका के पिताजी लेखिका पर विश्वास करने लगे थे। इसी विश्वास को तोड़ने का काम लेखिका के पिताजी के उन मित्र ने लेखिका के घर आकर लेखिका के पिताजी से लेखिका की शिकायत करते हुए कहा। अब क्या हुआ कि पूरा विद्यार्थी वर्ग, सभी लोग जो है क्या थे भाई, लेखिका का अपना एक वर्चस्व बन चुका था कि स्वतंत्रता संग्राम में वो भाग ले रही है, लड़कियों पर उनका दबदबा चलता था, वो जैसा कहें विद्यार्थी वैसा करने को तैयार थे। तो भाई मुख्य बाजार पर जब सभी विद्यार्थी इकट्ठा हुए तो वो भी भाषणबाजी कर रही थी, नारे लगा रही थी। तो उसी समय पिताजी के एक बहुत ही पुराने विचारों वाले एक मित्र वहाँ से निकले और उन्होंने मनु को पहचान लिया कि किस तरीके से बीच सड़क पर खड़े होकर वो लड़कों के साथ भाषणबाजी कर रही है, नारेबाजी कर रही है। वो घर आए, घर आकर उन्होंने पिताजी से सारी शिकायत करी। अभी तक पिताजी जो है ना प्रिंसिपल के वाकये के बाद मनु पर विश्वास करने लगे थे कि हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उस विश्वास को हिलाने या डगमगाने का या पूरी तरीके से खत्म कर देने का काम उनके उस मित्र ने किया। उन्होंने आकर यहाँ बताया कि भाई तुम्हारी लड़की, क्या बोलते हैं कि लेखिका अर्थात मनु की तो मत मारी गई है, पर लेखिका के पिताजी अर्थात भंडारी जी को क्या हुआ है। वह यह सब तो ठीक है कि लेखिका के पिताजी ने अपनी लड़कियों को आज़ादी दी है, लेकिन लेखिका के पिताजी के मित्र लेखिका के पिताजी को सावधान करते हुए कहते हैं कि लेखिका का ना जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें कराती है, हुड़दंग मचाती फिर रही है। क्या उनके और लेखिका के पिताजी के घरों की लड़कियों को यह सब शोभा देता है। अब घर आए, अभी तक तो भाई पिताजी काफ़ी हद तक मनु पर विश्वास करने लगे थे। फिर उन्होंने आकर सीधे सीधे क्या कहा कि भाई तुम्हारी लड़की ना जाने कैसे कैसे लड़कों के साथ सड़क पर खड़े होकर नारेबाजी कर रही है, भाषणबाजी कर रही है। अरे लड़की की तो मत मारी गई थी भंडारी जी, क्या आपकी भी मत मारी गई है। इस तरह के बड़े ऊंचे खानदानों की लड़कियां इस तरीके पे सड़कों पर निकल कर हुड़दंग करती हैं, नारेबाजी करती हैं। क्या ऐसी लड़कियों को ये काम शोभा देता है? क्योंकि भाई उनकी विचारधारा ऐसी थी तो उन्होंने इस तरीके से पिताजी से बोला। कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल ही नहीं रह गया। मतलब खूब अच्छे से उन्होंने पिताजी को भरा। लेखिका के पिताजी को या नहीं, यानी कि आपको अपने खानदान की मान मर्यादा का ख्याल है कि नहीं है कि आपके घर की लड़की इस तरीके से कार्य कर रही है।
इस तरीके से उन्होंने भड़काना शुरू किया। लेखिका को इन सारी बातों की कोई खबर ही नहीं थी और उनके घर पर दिन में क्या क्या हुआ। अब लेखिका के घर में दिन में क्या क्या हुआ, किस तरीके से पिताजी को उनके मित्र ने भड़काया, पिताजी कितना भड़क गए, कुछ अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो तो भाई वहाँ चौराहे पर सारा कार्य कर रही थी, ठीक है, नारेबाजी जारी कर रही थी। रात होने पर लेखिका जब घर लौटी तो लेखिका ने देखा कि उस समय पर घर पर डॉक्टर अंबालाल जी बैठे हैं। अब रात में जब लेखिका घर आई तो पिताजी के एक और मित्र थे, डॉक्टर अंबालाल जी, वो घर पर बैठे हुए थे, जो लेखिका के पिताजी के बहुत ही अंतरंग और अभिन्न मित्र के साथ साथ अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति थे। तो पिताजी के मित्र तो थे ही, मगर अजमेर के भी एक सम्मानित व्यक्ति थे। लेखिका को देखते, अब सुबह क्या हुआ था, उनके जो एक मित्र आए थे वो मनु के बारे में इतना सब कुछ कह गए थे कि पिताजी बहुत गुस्से में आ चुके थे। लेकिन शाम को जब मनु आती तो वो गुस्सा करते, लेकिन उससे पहले उनके मित्र बैठे हुए थे। अब मनु जैसे ही घर पहुंची, अंबालाल जी ने उनको देखा, क्या बोलते हैं, लेखिका को देखते ही नहीं उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से लेखिका का स्वागत किया और कहा, वे तो चौपड़ पर लेखिका का भाषण सुनते ही सीधा लेखिका के पिताजी भंडारी जी को बधाई देने चले आ गए। यानी कि जब चौराहे पर मनु भाषण दे रही थी, अंबालाल जी उनके भाषण को सुन रहे थे और उससे इतना प्रभावित हुए कि उसकी प्रशंसा करने के लिए वो सीधे ही लेखिका के पिताजी के पास में आए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें लेखिका पर गर्व है। अंबालाल जी कहते हैं कि उन्हें गर्व है। जब लेखिका घर के भीतर गई तो लेखिका की मां ने दोपहर के गुस्से वाली बात लेखिका को बताई। अभी पिताजी कितना गुस्सा कर रही बात नहीं पता थी, अंबालाल जी ने इतनी तारीफ करी, उसके बाद वो अंदर गई। अंदर जाके माँ ने बताया कि भाई दिन में पिताजी तो इतना गुस्सा कर रहे थे, वो मित्र आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा और पिताजी इतना गुस्सा कर रहे थे। तब लेखिका ने राहत की सांस ली कि भाई उस क्रोध से हम बच गए, किसी ने कुछ भरा, लेकिन अंबालाल जी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो पिताजी का गुस्सा अब तक शांत हो जाएगा। तो थोड़ा उनको रिलीफ मिला, क्योंकि अगर डॉक्टर अंबालाल जी आज लेखिका के घर नहीं आते तो लेखिका के पिताजी लेखिका का घर से बाहर निकलना बंद करवा देते कि तुम सब कुछ बंद, आज से तुम घर पे रहो। उन्हें इस चीज का पूरा यकीन था। लेखिका को ऐसा लगता है कि उस समय डॉक्टर साहब ने जो इतनी प्रशंसा की थी, शायद लेखिका उस लायक नहीं थी, कि मतलब जितनी वो प्रशंसा कर रही थी लेखिका उतनी लायक, क्योंकि वो हीन भावना कहीं ना कहीं उनके अंदर बैठी थी, ये एक रीजन था। परंतु लेखिका अपने पिताजी के बारे में बताती हैं कि उनके पिताजी कितनी तरह के एक ही समय में परस्पर विरोधी स्थितियों के बीच जीते थे। मतलब कोई, अब वो इस चीज को बता रही है, इस चीज को उन्होंने बताया है कि सुबह आकर कोई कुछ कहे तो वो इतना गुस्सा आग बबूला, दूसरा आके तारीफ कर दे तो वो गर्व महसूस करे, सारा गुस्सा शांत। मतलब एक ही समय में वो बहुत सारी विपरीत स्थितियों को बर्दाश्त कर रहे थे। उन स्थितियों के ऐसे उतार चढ़ाव को वो बहुत ही मुश्किल से सह पा रहे थे। एक और अपने आप को सबसे अलग बनने और दूसरों को भी सबसे अलग बनाने की प्रबल इच्छा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सावधानी। अब ये विपरीत स्थितियां क्या है, एक तरफ जहां अपने मान सम्मान को समाज में बनाए रखना है, वहीं कुछ ऐसा कर गुजरना है कि समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ जाए, ये भी। तो ये एक विपरीत परिस्थिति है जिसमें मनु काफी ना काफी हद तक कार्य कर रही थी। मनु के द्वारा दिए गए भाषणों से जहां उनको गर्व महसूस हो रहा था, वहीं कुछ लोगों द्वारा भड़काए जाने पर क्या हो रहा था, उनको ये महसूस हो रहा था कि अरे भाई हमारी प्रतिष्ठा समाज में कहीं गायब हो रही है। तो ये एक विपरीत परिस्थितियों को वो झेल रहे थे। पर क्या ये दोनों चीजें संभव हैं? अब ये भी सोचते क्या ये दोनों चीजें संभव? लेखिका की भी उसमें थी असमंजस में। क्या लेखिका के पिताजी इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराव का है? गर्व, प्रतिष्ठा, संघर्ष, ये दोनों ही कहीं ना कहीं टकराव लेकर आएंगे। लेखिका कहती हैं कि सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल जी को कॉलेज वालों ने लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में नोटिस थमा दिया। क्या नोटिस थमा दिया कि भाई आप थर्ड ईयर की क्लासेस सस्पेंड की जा रही हैं और इन 3 लड़कियों को भी
स्कूल से निकाला जा रहा है। इस बात को लेकर कोई हुड़दंग ना मचले इसलिए जुलाई से 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके लेखिका और उनकी साथी छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करना बंद कर दिया गया। कि मतलब इन 3 लड़कियों को सस्पेंड किया जाएगा तो इनके प्रभाव में भाई कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां हैं, अगर इनको हम सस्पेंड करेंगे तो जाहिर सी बात है कॉलेज में हुड़दंग मचेगा। तो इन सभी से बचने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं लेखिका और उनकी साथियों को तो सस्पेंड किया कॉलेज से, साथ ही साथ 3rd ईयर की क्लासेस भी बंद कर दी ताकि किसी तरह का कोई बवाल ना मचे। परंतु लेखिका और उनकी साथियों ने हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। यानी कि जुलाई में जो 3rd ईयर की क्लासेस सस्पेंड की गई, उन्हें बंद किया गया। लेखिका और उनकी मित्रों ने बाहर रहकर भी इतना हुड़दंग मचाया कि अगस्त आने तक उन्हें फिर से क्या करना पड़ा, 2nd ईयर की जो क्लास 3rd ईयर की क्लासेस जो हैं वो खोलनी पड़ी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको रिलेट कराती हूँ। 1944 में उनकी बहन सुशीला का विवाह हुआ, 45 में उन्होंने 1st ईयर में एडमिशन लिया, 46 में उन्होंने क्या किया 2nd ईयर, और 3rd ईयर रहा 1947 में। 3rd ईयर 1947 जुलाई में कॉलेज सस्पेंड की क्लासेस बंद की गई 3rd ईयर की, और अगस्त में 1947 में फिर से शुरू की। याद रखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, मैं आपको रिलेट कर रही हूँ ये चीज़ अभी आप आगे पढ़ने वाले हो। तो आखिरकार अगस्त में उन्हें 3rd ईयर खोलना पड़ा। लेखिका और बाकी साथियों की जीत की खुशी थी, भाई उन्होंने इतना कार्य किया था, खुशी इतनी थी कि भाई हमारे मेहनत से 3rd ईयर की क्लासेस खुल गई। पर उनके सामने इससे भी बहुत बड़ी खुशी थी, जिसके सामने यह खुशी कम पड़ गई, और वो खुशी थी देश की आज़ादी की। कि मतलब उनको ये खुशी तो थी कि भाई 3rd ईयर की क्लासेस खुल गई, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ी खुशी क्या थी, वो थी कि उस समय हमारा देश आज़ाद हो गया था। और वह खुशी थी शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 अर्थात आज़ादी की खुशी। और आज़ादी की खुशी के आगे उनकी 3rd ईयर की जो खुशी थी वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़ गई थी। तो ये था एक संस्मरण। ये संस्मरण काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं और सारी घटनाओं को बताना, एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ छूटता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और वो आप मिस कर दोगे। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखा इतनी सारी कहानियाँ, उनका पूरा संस्मरण पढ़ लिया, ख़त्म कर लिया। लेकिन अभी तो भाई चैप्टर को हमने पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन देखा है, अभी हमारा NCERT क्वेश्चंस करना बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे इसी चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस, यानी कि हमारा जो बुक है शतज में, उसमें चैप्टर नंबर 10 के बाद जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें हम करेंगे। याद रखिए, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक ऐसी पाठशाला है जहां पर हम सिर्फ आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए प्रैक्टिस पेपर्स भी आपको हम कराते हैं। यहाँ आपकी ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, आपको प्रैक्टिस पेपर, DPPs दिए जाते हैं और उनके हम सोल्यूशन वीडियोस भी लेकर आते हैं, ताकि आप अच्छे से अपने लिखे हुए आंसर्स को समझ सकें और उनमें इम्प्रूवमेंट्स कर सकें। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल रही हैं, डेफिनेट सक्सेस की पाठशाला पे। तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो बनता है। फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।